दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईक्यू के ऊपर कि इंसानों का आईक्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता। आईक्यू बढ़ाने से हमें क्या फायदा होगा, मतलब क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे या कुछ और होगा या नॉर्मल ही रहेंगे। क्या चैट जीपीटी का भी आईक्यू होता है? अगर होता है तो क्या वो इंसानों से ज्यादा होता है? हम अपने माइंड का सिर्फ 10% यूज करते हैं, क्या होगा अगर हम 100% अनलॉक कर दें तो ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और इन सब पर प्रकाश डाला जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जैसे हम भागफल भी कहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को क्वांटिफाई करता है। हिस्टोरिकली आईक्यू स्कोर्स को एक स्टैंडर्डाइज स्केल पर मेजर किया जाता है जहां एवरेज आईक्यू स्कोर 100 होता है। क्या इसकी कोई अपर लिमिट है? तो थियोरेटिकली कोई अपर लिमिट डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ह्यूमन आईक्यू को अराउंड 200 के आसपास हाईएस्ट स्कोर्ड माना गया है। कुछ फेमस इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है और स्टीफन हॉकिंग है। इन सब का जो आईक्यू है वो एस्टिमेट 160 से 180 के बीच था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कदापि मत सोचना कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाओगे। थोड़ा बहुत ही बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? आईक्यू को नेचुरली जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इम्प्रूव करके आईक्यू को एनहांस किया जा सकता है। एजुकेशन का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो प्रॉपर स्कूलिंग और हायर एजुकेशन ब्रेन डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जब हम बच्चे थे तो हम भी कहते थे यार मैथ कहीं तो काम नहीं आती है, मैथ क्यों पढ़ाते? तो मैथ पढ़ने से ही आपका आईक्यू बढ़ता है। कंटिन्यूअस लर्निंग और नॉलेज एक्विजिशन से कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहांस होती है। पजल्स हो गया, चेस हो गया, सुडोकू हो गया और अदर ब्रेन गेम से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होती है। मेमोरी एनहांसिंग एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स जैसे मेमोनिक डिवाइसेस, मेमोरी प्लेसेस एक्सेट्रा, ये मेमोरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ जो योगा है, मेडिटेशन है, ये भी करना चाहिए, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट जो ब्रेन फ्रेंडली न्यूट्रिशन से रिच हो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, ये सब क्या है कि कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव करती हैं। साथ ही साथ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज से ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एनहांस होता है। और आजकल आप जानते हो कि हमें प्योर भोजन तो मिलता ही नहीं है, ऊपर से बच्चे फिर उल्लम पुल्लम ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशियंस वाली चीज़ें खाते नहीं हैं। और साथ ही साथ पहले हम बाहर खेलते थे, अब तो वीडियो गेम्स ही इतना फेमस हो गया कि मोबाइल पे खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उससे जो है एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है। कई लोग हैं वो सोचते हैं हम पढ़ें तो क्या पढ़ें जिससे कि हमारी आईक्यू बढ़े। तो आप रेगुलर रीडिंग या फिर राइटिंग, वोकेबलरी, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ म्यूज़िक है, आर्ट है और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से भी ब्रेन्स जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ मोदी जी क्या कहते हैं भाई, नींद बहुत ज़रूरी है, इससे ब्रेन को रेस्ट मिलता है, तो नींद भी पूरी लें, अच्छे से लें। क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं आपको हायर आईक्यू में? तो आप क्लियरली पहचान जाओगे उस बंदे को जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा। तो कैसे पहचानोगे? तो हायर आईक्यू वाले लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में बेटर होते हैं। ऐसे लोग कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट हो गया या कोई भी चीज़ समझना हो गया तो वो बहुत जल्दी उसे समझ लेते हैं। और ऐसे लोगों की जो मेमोरी रिटेंशन है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, जो मेरी तो बहुत ही डाउन है भाई। हायर आईक्यू वाले बंदे क्या होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने में प्रोफिशिएंट होते हैं। हायर आईक्यू वाले लोग न्यू सिचुएशंस और चैलेंजेस को इजीली अडेप्ट कर सकते हैं और इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं। और जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मेरे जैसे लोग। हायर आईक्यू से एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में यूजफुल होती है। हायर आईक्यू वाले लोग मल्टीटास्किंग में भी बहुत ही बेहतर होते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगर लिमिटेशन नहीं होती तो भाई हर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन बन रहा होता। तो क्या होता है कि जेनेटिक जो मेकअप का सिग्निफिकेंट रोल होता है वो क्या नेचुरली लिमिटेड कर सकता है मैक्सिमम आईक्यू पोटेंशियल को। साथ ही पुअर एजुकेशन, लैक ऑफ स्टिमुलेशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फैक्टर्स आईक्यू एनहांसमेंट को हिंडर कर सकते हैं। इसमें पॉल्यूशन भी देख सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी इफेक्ट डालता है। और 50 चीज़ें इफेक्ट डालती है, जैसे आपका व्यवहार कैसा है, आप नेट पे क्या चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। इंस्टाग्राम पे आजकल आप देखते हो कि शॉर्ट वीडियोस लोग देखते हैं, तो उससे क्या है कि आप क्या सीख पाओगे, आपका आईक्यू आप खुद ही कम कर रहे हो। हायर आईक्यू से हमेशा हायर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं मिलता। ईक्यू भी सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि कुछ प्रोसेस हैं जिनसे आईक्यू को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, बाकी तो देखो जेनेटिक पे ही डिपेंड करता है।
और जब बच्चा पैदा होता है उससे 5 या 6 साल तक आईक्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके खान पान पे और बाकी एनवायरनमेंट वगैरह पर। तो उस समय बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चे का। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आईक्यू को कम भी कर देती हैं। पहले नंबर पे है पुअर न्यूट्रिशन, खाने पीने पे भाई फोकस करें, खास करके बच्चों पर। दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेस, यानी दीर्घकालिक या फिर पुराने स्ट्रेस से अगर आप परेशान हैं तो भाई आपकी जो आईक्यू है वो कम होने वाली है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कॉग्निटिव प्रोसेस को इम्पेयर करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप, तो ये मैंने पहले ही बताया कि भाई नींद पूरी लें, कम लोगे तो आपकी आईक्यू डाउन हो जाएगी। और एल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ये क्या है कि न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिससे भी आईक्यू कम हो जाती है। कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप और मेंटेन करने के लिए मेंटल स्टिमुलेशन जरूरी है। लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट से कॉग्निटिव डिक्लाइन और लोअर आईक्यू रिस्क बढ़ जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, मान लो किसी की जॉब लग गई, अब उसको कोई भी चैलेंजेस से लेना देना नहीं है, कभी कोई भी किताब उठा कर नहीं देखेगा। आप देखना कि जिसकी भी जॉब लग गई है उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा। और जो फॉरेनर्स होती हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए वो हमेशा तेज रहते हैं। उसके बाद है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज वगैरह हो जाती है तो आप समझ ही सकते हो कि कई बार उससे भी इफेक्ट आता है। कई लोग तो याददाश्त ही चली जाती है उनकी। टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया, जैसे कि लेड, मरकरी और एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इस हिसाब से भाई दिल्ली तो गया काम से। अब देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं टू अचीव डिजायर्ड ट्रेट्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस एनहांस करने के कॉन्टेक्स्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रॉमिसिंग और कंट्रोवर्शियल फील्ड है। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्राइस्पर टेक्नोलॉजी। तो क्राइस्पर Cas9 तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये टेक्नोलॉजी एक प्रिसाइज टूल है जो स्पेसिफिक जीन को कट और मॉडिफाई कर सकता है। तो Cas9 एंजाइम एक जेनेटिक सीजर जैसे एक्ट करता है जो टारगेटेड लोकेशंस पे डीएनए को कट करता है। इसी में हम जीन एडिटिंग भी करते हैं। तो क्राइस्पर के थ्रू हार्मफुल जेनेटिक म्यूटेशंस को करेक्ट किया जा सकता है और बेनिफिशियल ट्रेट्स जैसे एनहांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक कंडीशंस को ट्रीट किया जा सकता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो स्पेसिफिक जीन्स जो इंटेलिजेंस रिलेटेड होते हैं उन्हें मॉडिफाई करके कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहांस किया जा सकता है। और स्टडीज ने कुछ जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन दोस्तों इंटेलिजेंस एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, मीनिंग इसका ये है कि मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करना और मॉडिफाई करना है वो काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है। साथ ही दोस्तों जो क्राइस्पर टेक्नोलॉजी है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है। जीन एडिटिंग के प्रोसेस में ऑफ टारगेट इफेक्ट्स हो सकते हैं जहां अनइंटेंडेड जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो हो सकते हैं जो कि हार्मफुल भी हो सकते हैं। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिजाइनर बेबीज क्रिएट करने का रिस्क है। मतलब कि मन चाहा हर कोई बंदा चाहेगा मेरा बेबी इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के ट्रेड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ये एथिकल और मोरल कंसर्न रेज करता है। जैसे वो चीज़ नहीं होती कि बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, बल्कि उसका नहीं देखते कि ये बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो वैसे ये हो जाएगा कि वो अपने हिसाब से कि अरे ये तो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये कर दो वो कर दो, तो हम उसे रोबोट समझने लग जाएंगे। इसी के साथ जेनेटिक एनाउंसमेंट के बेनिफिट्स को एक्सेस करना कॉस्टली हो सकता है जिससे सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ जाएगी। रिच और पुअर के बीच अंतर काफी बढ़ जाएगा। अभी तक के रिसर्च जो है वो मेजरली एनिमल्स पे फोकस्ड हैं। इंसानों पर अभी तक इतना ज्यादा इसका देखा नहीं गया है प्रभाव कैसा पड़ता है। तो साइंटिस्ट ने माइस और अदर एनिमल्स पे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये ह्यूमंस पर भी वैसे ही काम करेगा, तो उसके लिए और भी अभी रिसर्च किया जाएगा। ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। दूसरा टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि ह्यूमन जो है अपने माइंड का केवल 10% यूज करते हैं, अगर वो 100% अनलॉक कर दे तो क्या हो जाएगा। लूसी मूवी भी इस पर बेस्ड है। तो दोस्तों एक पॉपुलर मिथ ये है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ने ये मिथ डिबंक किया है। जो है न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे fMRI और PET स्कैन्स दिखाते हैं कि हम अपने ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को डिफरेंट टास्क के लिए यूज करते हैं। तो रियलिटी ये है कि हम अपने जो ब्रेन का 100% यूज करते हैं लेकिन एक ही वक्त पर
नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टास्क के लिए या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो जब हम सोच रहे होते हैं कुछ भी तो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, और जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ब्रेन एक हाईली एडेप्टेबल ऑर्गन होता है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू जो है न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। लर्निंग न्यू स्किल्स और एक्वायरिंग नॉलेज से हम अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रेन बॉडी के टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का 20% कंज्यूम करता है, हालांकि ये सिर्फ 2% ऑफ बॉडी वेट होता है। साइमल्टेनियसली ब्रेन के 100% रीजन को एक्टिवेट करने से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, जो बॉडी के लिए अनसस्टेनेबल है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मल्टीटास्किंग में भी एक ही वक्त में सारे ब्रेन रीजन्स को फुली यूटिलाइज करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हर रीजन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। अगर हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या होगा कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, ये सब क्या है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। फास्टर लर्निंग हो जाएगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, तो वो सब हम भी कर पाएंगे। हम काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। साथ में डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी लूसी मूवी में क्या दिखाया है कि वो अपने जो माइंड को है वो 100% अनलॉक कर देती है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, ये सब टाइम मैनिपुलेशन, ये सब सीख जाती है। तो ये सिर्फ एक फिक्शन है। एक एग्जांपल आपको सिंपल वाला बताता हूँ कि जैसे बागेश्वर धाम है, मुझे नहीं पता कि वो रियल में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो दूसरे को देखकर उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। तो क्या उन्होंने अपना माइंड है वो अनलॉक कर दिया है ज़्यादा औरों से? नहीं, उन्होंने वो चीज़ सीख ली है कि कैसे की जाती है। जो ब्रूस ली था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट फाइटिंग कर पाता, उसका जो पंच था बहुत स्पीड से जाता था। तो क्या वो अनलॉक कर दिया उसने भी माइंड को? नहीं, उसने वो चीज़ सीखी है प्रैक्टिस के जरिए। तो ऐसे हम प्रैक्टिस के जरिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि एआई का आईक्यू ज़्यादा होता है या 1500 आईक्यू वाला आ रहा है या ये है वो है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अभी तक कोई एआई सिस्टम नहीं है जिसका आईक्यू प्रिसाइजली मेजर किया गया हो, क्योंकि जो आईक्यू है वो तो हम ह्यूमंस का नापते हैं ना, और जो भी एआई होता है वो डाटा पर काम करता है। आपने उसे क्या डाटा दिया है, जैसे कि आपने उसे ए से जेड तक कोई भी ये सारे अल्फ़ाबेट सिखा दिए। अब आप उससे कुछ भी पूछोगे कि हाँ भाई ए के बाद 10वें लेटर पे क्या आता है, वो बता देगा। या फिर आपने पूछा कि डी के 10वें लेटर से पहले के 5वें लेटर के बीच में कितने लेटर है, मतलब इस तरह की कुछ भी पजल्स होगे तो वो बता देगा, क्योंकि उसके पास डाटा है ए टू जेड का। अब अगर आपने उसको डाटा दिया ए टू जेड, उससे पूछ लो हाँ भाई छोटा बड़ा के बारे में बता, वो कैसे बता लेगा? क्योंकि उसके पास वो डाटा नहीं है, तो वो डाटा पर काम करता है। साथ ही जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब इंक्लूड करते हैं। पर एआई में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जो ह्यूमन है उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? तो भाई ये एक लिमिटेड फैक्टर है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी आपको। इवोल्यूशनरी प्रोसेस ने ह्यूमन ब्रेन को स्पेसिफिक एबिलिटीज़ और कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ डेवलप किया है। हाई इंटेलिजेंस सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल है, लेकिन उसकी अपर लिमिट नेचुरली डिफाइंड है। ह्यूमन इंटेलिजेंस मल्टीपल डायमेंशन जैसे कि लॉजिकल और लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, स्पेशल SPATIAL, इसका मतलब है स्थानिक, और इमोशनल, इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या होगा कि एक सिंगल आईक्यू नंबर से जो कंप्लीट कॉग्निटिव पोटेंशियल है इसको कैप्चर करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मतलब कि डिफरेंट एनवायरनमेंट और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वेरी करती है। कई देशों का अगर आप आईक्यू देखोगे तो ओवरऑल वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी आईक्यू ज़्यादा होगी, कई लोगों की दूसरे देश की मतलब हो सकता है कम हो, तो इस तरीके से भी अंतर आ जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जो एआई के फ्यूचर डेवलपमेंट में सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट होने का मतलब पोटेंशियल है उसमें, जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को सरपास कर सकता है। लेकिन ये कैसे मेज़र किया जाएगा और उसके जो इम्प्लीकेशंस है क्या होंगे, ये एक ओपन क्वेश्चन है हमारे लिए। सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ एथिकल कंट्रोल और सेफ्टी कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। एआई डेवलपमेंट और जो डिप्लॉयमेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल और रेगुलेट मैनर में कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ कि एक रशिया में एक बंदा था जो कि सब देखते हैं कि हाँ हमला तो नहीं हो रहा है, तो उसके रडार में ऐसा कुछ आया कि न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है अमेरिका की तरफ से। तो उसने पहले फोकस किया कि क्या ये सच में है या नहीं है, तो उसने अपने सीनियर वगैरह से बात की। लेकिन अगर सिस्टम होता, सारी चीज़ सिस्टम के हाथ में होती, तो वो तो उसके अपोज में मिसाइल वो भी छोड़ देता, तो दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही होती। तो ये सब एक इंसान सोच सकता है, एक एआई नहीं। वो तो डाटा पर ही काम करेगा, उसे देखेगा कि मिसाइल आ रही है तो भाई ठोको तुम भी।
एआई के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए अलग मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे ट्यूरिंग टेस्ट हो गया, बेंचमार्क टेस्ट हो गया और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि नए अनुभवों को सीखने के बाद माइंड में ग्रे और वाइट मैटर में कुछ बदलाव देखे गए हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये बदलाव क्या है। अच्छा, तो ये 10% वाला जो दावा है ये आया कहाँ से था, ये भी जान लो। तो 10% मिथक की संभावित उत्पत्ति हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और बोरिस सिडिस के आरक्षित ऊर्जा सिद्धांत हैं, और 1890 के दशक में उन्होंने विलक्षण बालक विलियम सिडिस के त्वरित पालन पोषण में इस सिद्धांत का परीक्षण किया था। इसी के बाद जेम्स ने व्याख्यान श्रोताओं को बताया कि लोग अपनी पूरी मानसिक क्षमता का केवल एक ही अंश प्राप्त कर पाते हैं। 1920 के दशक के स्व सहायता आंदोलन के भीतर प्रसारित होने से इस अवधारणा को लोकप्रियता मिली। उदाहरण के लिए माइंड मिथ्स एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन अजम्पशंस अबाउट द माइंड एंड ब्रेन नामक पुस्तक में 10% मिथक पर एक अध्याय शामिल है, जो 1929 के विश्व पंचांग से एक स्व सहायता विज्ञापन दिखाता है, जिसमें यह पंक्ति है, मानव मस्तिष्क क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम अपनी मस्तिष्क शक्ति का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। तो हमने अपनी माइंड की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। हम अपनी माइंड की शक्ति के जरिए गेम्स भी खेल सकते हैं। ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ऐसे ही स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।